नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उसका जो सेट नंबर 9 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जो कठिनाई से समझने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या इस्तेमाल किया जाएगा, आपको बताना है। फटाक से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? जो कठिनाई से समझने योग्य है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? दुर्बोध। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्बोध आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। जो कठिनाई से समझने योग्य वाक्यांश होता है इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है आपका दुर्बोध। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो इसके लिए जो है कौन सा शब्द इस्तेमाल में जाता है? तो अद्य प्रसूत। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से अद्य प्रसूत लिखाता है, अद्य प्रसूत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए जो एक शब्द है वह क्या प्रयोग किया जाता है? तो अद्य प्रसूत। इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, इसके लिए क्या इस्तेमाल में लाया जाता है? एक शब्द आपको बताना है। तो जो व्यक्ति अपना हित और अहित सोचने में समर्थ होता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है, वो होता है विवेकी। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना हित और अहित सोच सकता है उसको हम विवेकी कहते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाथी का बच्चा के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल में लाया जाता है? हाथी के बच्चे के लिए। तो हाथी के बच्चे के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल में लाया जाएगा? तो कलभ। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कलभ। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध कौन सा है? तो द्वारिका। पहला वाला ये ऑप्शन जो है आपका वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। द्वारिका जो है यहाँ पे वर्तनी के हिसाब से गलत लिखा गया है। अगर शुद्ध इसका रूप हम देखना चाहें तो इसका शुद्ध रूप होता है द्वारका होता है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखाता है द्वारका। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा बाकी आपके तीनों वर्तनी के हिसाब से शुद्ध दिए गए, क्लेश, उत्सव और क्षेत्र, से भी आपके शुद्ध हैं। लेकिन द्वारिका ही जो था आपका अशुद्ध था। द्वारिका जो है इस प्रकार से शुद्ध लिखाता है द्वारका। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आपको बताना है। इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसमें से ऑप्शन सी वाला ही बिल्कुल सही है। इसकी जो वर्तनी है बिल्कुल शुद्ध है। उपर्युक्त की जो वर्तनी है वो बिल्कुल शुद्ध है। बाकी तीनों आपके गलत दिए गए। यहाँ पे राज्य महल वर्तनी के हिसाब से आपका गलत दिया गया। राज्य महल नहीं होता बल्कि आपका ये होता है राजमहल। क्या होता है? यह राजमहल होता है। तो इस प्रकार से यह सही लिखाएगा। इसके बाद लक्षण, लक्षण यहाँ पे लिखा गया। लक्षण नहीं होता, ये आपका लक्षण होता है। लक्षण होता है, ये लक्षण होता है। और इसके बाद वाहनी नहीं होता, ये आपका क्या होता है? वाहिनी होता है। क्या होता है? ये आपका वाहिनी। इस प्रकार से शुद्ध लिखाता है। तो तीनों मैंने आपको बता दिए। जो जो गलत यहाँ पे शुद्ध मतलब जो जो अशुद्ध थे उनके शुद्ध रूप को मैंने बता दिया है। और बाकी इसमें से ऑप्शन सी वाला तो आपका शुद्ध था ही। उपर्युक्त इस प्रकार से सही लिखाता है। बाकी राज्यमहल का शुद्ध होगा राजमहल, लक्षण का शुद्ध होगा लक्षण होगा, वाहिनी का शुद्ध हो क्या हो जाएगा? वाहिनी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बहुत ही सटीक यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध कौन सा है? आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो इसमें से इसमें से शताब्दी शब्द आपका बिल्कुल सही है। शारीरिक शब्द बिल्कुल सही है। रुग्ण शब्द बिल्कुल सही है। लेकिन आपका जो पूजनी वाला शब्द है यह आपका गलत है। वर्तनी के हिसाब से यह पूजनी नहीं होता बल्कि क्या होता है? पूजनी होता है। पूजनी। इस प्रकार से यह शुद्ध लिखाता है। तो ऑप्शन जो आपका डी था यहाँ पे गलत दिया गया था। इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध वर्तनी है? अशुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी आपकी कौन सी है? तो पहला वाला ये ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं। वधु जो है वर्तनी के हिसाब से अशुद्ध है। वधु में बड़ा ऊ रहता है। वधु इस प्रकार से लिखाता है। तो पहला ही जो है आपका वर्तनी के हिसाब से आपका अशुद्ध है। बाकी तीनों आपके सही यहाँ पे दिए गए हैं। तो तीनों को आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो वधु ही आपका पहला ऑप्शन गलत दिया गया था।
अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे विलोम शब्दों के कुछ युग्म दिए गए हैं, जोड़े दिए गए हैं, जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का गलत है, इंपॉर्टेंट है। तो अशुद्ध कौन सा इसमें से है, तो देख लेते हैं, आइए। मूक का क्या हो जाएगा, मूक का विलोम शब्द वचाल होता है, बिल्कुल सही है। अनुलोम का विलोम होता है, बिल्कुल सही है। उदयाचल का अस्ताचल होता है, बिल्कुल सही है। कुटिल का कायर होता है, जो कि बिल्कुल ही यहाँ पे गलत दिया गया है। कुटिल का कायर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कुटिल का आपका सरल विलोम शब्द होता है। कुटिल का क्या हो जाएगा, कुटिल का जो है आपका सरल होता है विलोम शब्द। तो ऑप्शन डी वाला जो आपका था यहाँ पे सुमेलित नहीं था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था यहाँ पे। सर्वज्ञ का यहाँ पे आपसे विलोम शब्द पूछा गया, क्या हो जाएगा सर्वज्ञ का विलोम शब्द। तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होता है आपका सर्वज्ञ का विलोम शब्द। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अल्पज्ञ। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, आवेशित का विलोम शब्द यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्या होगा। तो आवेशित का विलोम शब्द आपका हो जाएगा अनावेशित, इस प्रकार से लिखा जाएगा अनावेशित। तो आवेशित का विलोम शब्द आपका क्या होता है, अनावेशित, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की आपको पहचान करनी है, यानी कि इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है, गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। यहाँ पे विलोम शब्दों का युग्म दिया गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं। जंगम का विलोम शब्द अस्थावर होता है। अज्ञ का यज्ञ होता है, जो कि गलत यहाँ पे दिया गया है। अज्ञ का यज्ञ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अज्ञ का यहाँ पे विज्ञ हो जाएगा, अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा। और इसके बाद अमर का मर्त्य हो जाता है, ग्रस्त का मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सही थे, ए वाला सही था, सी वाला सही था, डी वाला सही था, लेकिन बी वाला जो था आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। अज्ञ का यहाँ पे यज्ञ की जगह आपका विज्ञ होना चाहिए था, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे श्यामल का तद्भव पूछा गया, श्यामल का तद्भव क्या हो जाएगा। तो श्यामल का तद्भव क्या होता है, तो श्यामल का तद्भव होता है सांवला। क्या होता है, श्यामल का तद्भव आपका हो जाएगा सांवला। श्यामल जो है आपका तत्सम शब्द है, उसका क्या हो जाएगा तद्भव, तो इसका तद्भव हो जाएगा सांवला, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है, आपको तत्सम शब्द की पहचान करने की, इसमें से जो तत्सम शब्द है वह कौन सा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से आपका तत्सम शब्द हो जाएगा पर्यंक। क्या हो जाएगा, जो पर्यंक है, ऑप्शन ए वाला जो शब्द है यह आपका क्या है, तो यह आपका तत्सम शब्द है। चलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पर्यंक का जो तद्भव होगा वह क्या हो जाएगा। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका तद्भव क्या होगा पर्यंक का। अगला प्रश्न आपके सामने है, अब मक्षिका, मक्षिका का मतलब किसका तत्सम शब्द मक्षिका, यानी कि इसका तद्भव आपको बताना है क्या होगा। तो मक्षिका का तद्भव आपको हो जाता है मक्खी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। मक्षिका का आपका तद्भव हो जाएगा मक्खी, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। वही मिट्टी जो यहाँ पे तद्भव शब्द है, मिट्टी का आपका तत्सम क्या होता है, तो मिट्टी का आपका तत्सम हो जाएगा क्या, मृत्तिका। मृत्तिका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा मृत्तिका। तो मृत्तिका आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा मिट्टी। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों में से कोई एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पूछा क्या जा रहा है, अखरोट। अखरोट का यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया है, क्या होगा। तो अखरोट का आपका तत्सम शब्द हो जाएगा अछूत। क्या हो जाएगा, अखरोट का क्या हो जाएगा, अछूत हो जाएगा इसका तत्सम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे त की जगह ट होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा आपका अछूत। तो यह जो है अछूत आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है क्या, तो अखरोट हो जाएगा, यानी कि अखरोट आपका तद्भव हो गया और इसका जो है आपका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम हो जाएगा अक्षोट। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तत्सम तद्भव भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजा का पर्यायवाची यहाँ पे आपसे पूछा गया है, राजा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से राजा का पर्यायवाची है, राव राजा का पर्यायवाची है, भूप राजा का पर्यायवाची है, महीपति राजा का पर्यायवाची, लेकिन आपका जो रामानुज है यह राजा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा और भी पर्यायवाची जैसे नृप हो जाएगा राजा का पर्यायवाची, इसके बाद भूपति हो जाएगा राजा का पर्यायवाची, इसके बाद आपका महीप हो जाएगा, महीप के बाद महीपति भी होता है,
और इसके बाद महेश हो जाएगा, महेश राजा का पर्यायवाची है। उसके बाद नरेश हो जाएगा, राजा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो बहुत सारे राजा के पर्यायवाची। इसके अलावा सम्राट हो जाएगा। इसके अलावा आपका महिपाल हो जाएगा, अवनीश हो जाएगा। ये सभी आपके राजा के ही पर्यायवाची हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शैलजा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है। तो शैलजा इसमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शैलजा जो है आपका नदी का पर्यायवाची शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नदी का पर्यायवाची शब्द है शैलजा। तो नदी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो सरिता हो जाएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नदी का सरिता भी पर्यायवाची है। इसके अलावा आपका वाहिनी भी हो जाएगा, नदी का ही पर्यायवाची है। वाहिनी भी नदी का पर्यायवाची है। इसके अलावा और कौन से? तटिनी हो जाएगा, तटिनी। तटिनी भी आपका नदी का ही पर्यायवाची है। इसके अलावा आपका अपगा हो जाएगा, अपगा। अपगा भी आपका नदी का ही पर्यायवाची है। और इसके अलावा तरंगिणी, तरंगिणी भी आपका नदी का ही पर्यायवाची है। तो ये पर्यायवाची आप याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लोहा का पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया लोहा का पर्यायवाची, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोहा का पर्यायवाची क्या होता है? तो लोहा का पर्यायवाची इसमें से सार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। सार के अलावा आपका अयस भी आपका लोहा का पर्यायवाची है। अयस के अलावा ल हो जाएगा लोहा का पर्यायवाची, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुक्ति, निर्वाण, कैवल्य, अमृतत्व तथा अपवर्ग आदि पर्यायवाची शब्द किसके हैं? तो ये सभी पर्यायवाची शब्द मोक्ष के हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी आपके मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, मोक्ष। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मनोबल जो है इसमें कौन सी संधि आपसे पूछा जा रहा है? मनोबल जो है इसमें कौन सी संधि है? तो मनोबल में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मन धन बल इसका होता है राइट संधि विच्छेद, मन धन बल, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है। तथा मनोबल का जो संधि वो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसका संधि विच्छेद आप याद देखिएगा, मन म, इसके बाद हो जाएगा और आपका बल, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मनोबल। इसके बाद पुस्तकालय में कौन सी संधि है, इंपॉर्टेंट है। तो पुस्तकालय में संधि आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। तथा पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, इसका संधि विच्छेद होता है पुस्तकालय का। तथा पुस्तकालय आपकी दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सज्जन में कौन सी संधि आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो सज्जन में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? सत धन ज, सत धन ज न, सत धन ज न बराबर हो जाएगा आपका सज्जन के। तथा सज्जन आपके किसकी संधि है? तो यह व्यंजन संधि है सज्जन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसमें से कौन सा विकल्प सही आपसे पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से ऑप्शन आपका जो सी वाला विकल्प है वधु धन उत्सव, यह आपका बिल्कुल सही, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें से वधु धन उत्सव वाला जो विकल्प आपका ऑप्शन सी वाला है वह बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। या तो ऑप्शन आपका सी आप याद रखिएगा, ऑप्शन सी। तथा वधुत्सव कौन सा संधि का एग्जाम्पल है? आपका दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, यथासंभव में कौन सा समास है? तो यथासंभव में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथासंभव में आपका समास होता है अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। समास का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या हो जाएगा? समास का शाब्दिक अर्थ। तो समास का शाब्दिक मतलब समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त कह लीजिए, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, संक्षेप इसका राइट आंसर यानी कि छोटा हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसमें आपसे पूछा गया कि लिंग की दृष्टि से दही शब्द है, या स्त्रीलिंग है, या पुल्लिंग है, या नपुंसक है, या उभयलिंग है, क्या है? तो लिंग की दृष्टि से आपका जो दही शब्द है या पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दही आपका पुल्लिंग शब्द है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। साग पात में कौन सा समास है आपसे पूछा गया है? तो साग पात में कौन सा समास हो जाएगा? तो यह द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साग पात जो है आपका
द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। किस समास का? सो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है आपका साग पात, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से आपका जो झील वाला शब्द है यह स्त्रीलिंग, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, झील। इसमें से कौन सा पुल्लिंग है, आपसे पूछा जा रहा है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपका पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? आभार, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी, ऑप्शन जो आपका डी है, आभार जो है यह पुल्लिंग शब्द का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा, आभार। दोस्तों इस तरह से आज का जो सामान्य हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट था 9, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सेट आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।